तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीप्ति मेहरोत्रा, जो कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं और सिविल सर्विस मेंटोर भी हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साइकोलॉजी को लेके, ह्यूमन माइंड को लेके, और एक तरीके से सोशल मीडिया का जो बच्चे हैं, ह्यूमंस हैं, उन पे क्या असर है सोशल मीडिया का, इस चीज़ को लेके। तो शुरू करते हैं। मैम वेलकम। थैंक यू। अगर हम बातों बातों में इनको भाभी कह दे तो आप माइंड मत करना, क्योंकि हाँ। ये हमारे फैमिली मेंबर ही हैं। जो ये टॉपिक जिस फील्ड में ये है, उस फील्ड की बहुत डिमांड भी आ रही थी कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप लोग बात करो। और हमारी बहुत मेजर ऑडियंस यंग भी है, मतलब सभी एज के लोग हमें देखते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमें देखते हैं। तो हमें लगा कि कुछ वैल्यूएबल उनके लिए निकालना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लखनऊ से स्पेशली पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ आए, थैंक यू। तो मैम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक सवाल है कि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखा भी रहा है, दूसरों की देख भी रहा है। और सिर्फ इंडिया के लोगों की नहीं, इंडिया वाले लोग बैठे बैठे अक्रॉस द ग्लोब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और वाइस वर्सा, सबको इंडियन ऑडियंस चाहिए। तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी इंडियन कंटेंट और इंडियन कल्चर को जान रहे हैं, तो अच्छी चीज़ भी है। बट मैं जानना चाहूँगा ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है स्पेशली यंगस्टर्स को। ओके, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया या रील्स की, कुछ चीज़ें बदल गई हैं कोविड के बाद से और कोविड के पहले। कोविड के बाद ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगे हैं हम सोशल मीडिया पे। तो जब हम कोविड के बाद वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एडिक्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और मोबाइल एडिक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका हर तरह से उसका रोल है। ऐसा ही नहीं है कि केवल एक बच्चा बैठा हुआ है मोबाइल पे कुछ कर रहा है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजी में भी चेंज आ गया है। मींस कुछ आपके बॉडी के केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम डोज कहते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। जो डोपामीन होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने बताया आपकी जो जनरेशन है जो यूजुअली आपके पॉडकास्ट देखती है वो यंगर जनरेशन है। तो बहुत तरह से एडिक्शंस होते हैं, केवल मीडिया का ही एडिक्शन नहीं होता है, उनका एडिक्शन फिर सब्सटेंसेस को लेकर के भी होता है। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसा आपका एक सब्सटेंस बॉडी पे रिएक्ट करता है, सेम वैसे ही आपका फ़ोन या कोई पर्टिकुलर गेम आपको उतनी हाइक देता है, वही डोपामीन रिलीज होता है। मैम अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बता पाओ डोपामीन हमारी बॉडी में करता क्या है और ये कब रिलीज होता है? आपको मोटिवेशन देता है टू फेस चैलेंजेस। सो इट्स अ गुड केमिकल। ऑल दीज केमिकल्स आर वेरी गुड। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। सो जैसे बोला गया था ना, कुछ केमिकल लोचा होगा, तो यही केमिकल्स हैं जिससे केमिकल लोचा होता है। सो अगर हम बात करते हैं डोपामीन की, तो अगर डोपामीन नहीं होगा तो शायद मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊंगी, मैं कुछ करने का मेरा मन नहीं करेगा, लो रहेंगे, अगर बहुत लो रहेंगे। तो ये रिलीज हो रहा है फोन ज्यादा यूज करने से, दैट इज द गुड पार्ट यू आर सेइंग? नो, अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो एडिक्शन करेगा। किसी भी चीज़ में डोपामीन ज़्यादा रिलीज होगा तो आप उसको दोबारा करोगे। तो अगर आप एक गेम खेल रहे हो और डोपामीन रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे गए, उसका रिलीज और ज़्यादा हाई हुआ। पहले गेम 2 मिनट खेलना शुरू करते हैं बच्चे, उसके बाद या कोई रील्स देख रहे हैं। अच्छा, मैं भी बच्चों से बात करती हूँ तो यूजुअली यही सुनती हूँ कि बस 2 रील्स देखूंगी या देखूंगा फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, एंड दे प्रॉमिस देमसेल्फ अबाउट इट। उसके बाद क्या होता है, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता है। सो वो क्यों है ऐसा, जबकि वो अपने टारगेट सेट करते हैं कि बस इतना पर्टिकुलर टाइम, स्टिल दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉडी डिमांड कर रही है, बॉडी को और ज़्यादा डोपामीन चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ से जैसे आपको खुशी मिलेगी, डेफिनेटली वो आप रिपीटेडली करोगे। तो सेम गोज विद सब्सटेंस। अगर जैसे कोई भी नार्कोटिक या कोई भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द सेम वे कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। अब उनको उस पर्टिकुलर अमाउंट की सब्सटेंस से उतना डोपामीन नहीं रिलीज होगा, तो और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे। स्विच। अब आप कहीं भी देख लीजिए, अगर जैसे दिल्ली की बात करते हैं, इभास है, या लखनऊ में नूर मंजिल है, इनके अपने सेंटर्स हैं डी एडिक्शन के। एंड जहाँ तक मुझे पता है, लखनऊ जैसे शहर में भी
करीब 12 साल से तो डी एडिक्शन सेंटर्स मैं समझ रही हूँ कि हैं और एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जिसमें मेजर पार्ट होता है सोशल मीडिया डी एडिक्शन। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं वैसे थोड़ा बुरा इम्पैक्ट तो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग ना अपना अच्छा ही दिखा रहे हैं, कोई रियलिटी तो दिखाता नहीं। तो उस वे में जब बच्चे देखते हैं, कोई भी देखता है, तो उससे यार मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, फोमोस, हाँ फोमो हो जाता है। प्लस ये भी हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, तो उसके पीछे ही वो भागने लग जाते हैं। तो उस वे में वो माइंड पे कैसे इफेक्ट करता है बच्चों को आजकल? इसके लिए तो साइको एजुकेट करना मुझे लगता है, बीट पेरेंट्स, बीट एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, या बीट फ्रेंड्स, बीट योर चैनल, बिकॉज आप भी वही कर रहे हो, आप भी साइको एजुकेट ही करा रहे हो। सो इसमें उन्हें बताना है फियर ऑफ मिसिंग आउट इज, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। अगर मैं आपसे भी पूछूं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या आप मुझसे पूछें कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो क्या मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगी या बुरी चीज़ें बताऊंगी? यूजुअली अच्छी चीज़ें बताऊंगी। तो बच्चों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी की लाइफ देख रहे हो तो वो अपने लाइफ को एज फेरी टेल ही दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा कि कल हम यहाँ जा रहे थे और हम गिर गए, या हमने ये खाया और मुझे सूट नहीं किया। सो दे विल जस्ट टेल जो भी बेस्ट हुआ उनकी लाइफ में। सो मिसिंग आउट मुझे लगता नहीं कहीं होता है, ये एक परसीव्ड स्ट्रेस है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक एक्चुअल स्ट्रेस होता है और एक जो होता है आप परसीव कर रहे हो। कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टिल ट्रिम्बलिंग हो रही है, आपको उलझन हो रही है, तो वो एक सोचा समझा हुआ या खुद का बनाया हुआ स्ट्रेस है। मैम इसमें कितनी सच्चाई है, सिंस आपने टॉपिक बहुत डीपली पढ़ा है, कि ऐसा कहा जाता है कि 70% आपका माइंड चाहता है कि आप एक नेगेटिव जोन में रहो, या वो नेगेटिव कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तुरंत आपका माइंड एक नेगेटिव चीज़ फेंक के मारता है कि नहीं हुआ तो, या जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या ये हमारा माइंड, वैसे कहते हैं माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप उसको समझ जाओ, बट क्या बट क्या एक ह्यूमन माइंड ऐसे ही फंक्शन करता है कि वो हमेशा क्वेश्चन करेगा, हमेशा आपको नेगेटिव जोन में लेके जाना चाहता है, उसे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है? ऐसा है? क्योंकि मेरी बात यंगस्टर्स से होती है और मैं प्रिपरेशन भी कराती हूँ सिविल सर्विसेज की, तो जब उनको प्रिपेयर कराते होते हैं तो अक्सर ये चीज़ निकल के आती है, अभी पढ़ने बैठ रहे थे और मन नहीं कर रहा पढ़ने का। पढ़ना आपको है ना, आप ही ने डिसाइड करा है कि अभी आपको पढ़ाई करनी है, बट फिर भी ऑनेस्टली अगर मुझसे भी कोई कहे पढ़ने के लिए, तो कभी होता है मेरा भी मन नहीं करता है, जबकि मेरे खुद के टारगेट्स हैं। अगर जो माइंड की बात करें तो आइसबर्ग के जैसा होता है, दिखता है केवल टिप पे, जिसको हम कहते हैं कि हमारी कॉन्शियस है, उसका जितना नीचे का पोर्शन होता है वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है। जो अनकॉन्शियस होता है उसको इसीलिए अनकॉन्शियस कहते हैं, किसी को पता नहीं है, और अगर पता चल जाएगा तो सरवाइव नहीं कर सकते। ओके। वो उसमें सारे ऐसे थॉट्स होते हैं एग्रेशन वाले, सेक्सुअल आइडिएशंस। अगर सोचिए कल को आपका कोई फ्रेंड कहे कि मैं आई वांट टू किल यू, तो वो थॉट कहाँ से आ रहा है? वो अनकॉन्शियस से ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड में वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम फेस नहीं करते हैं। तो अगर आपके कोई टारगेट्स हैं और आप उस टारगेट्स को नहीं फुलफिल कर रहे हो, तो वो आपका माइंड ही है जो कहीं ना कहीं आपको पुल कर रहा है, बिकॉज वो जो 80% ऑफ योर माइंड है वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, और वो यूजुअली आपको पुल करता है, वो आपको फंसा के रखता है इधर उधर के चीज़ों में कि ठीक है ये कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले बहुत नींद आती है, तो दिस इज़ द ओनली थिंग। बट हाउ टू हैक इट या हाउ टू रिवर्स इट? अगेन साइको एजुकेशन। अगर हमें पता है कि ये हमारा माइंड गेम चल रहा है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले ही सारे फ्रेंडशिप इश्यूज हो जाते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं जाएगा। मम्मी ने कह दिया आप पढ़ाई कर लो, तो अब तो नहीं करूँगा, जबकि तब उस समय तो इट शुड एक्ट एज अ मोटिवेशन कि मदर आपकी बोल रही हैं पढ़ाई कर लो, या फादर बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, अब इन्होंने कह दिया अब नहीं पढ़ूंगा। तो वो माइंड तो एक कहीं ना कहीं से ढूंढ रहा है ना कि अब। और मैम लेकिन ये उल्टा भी काम नहीं करेगा, अगर माँ कह रही है पढ़ाई नहीं करनी तेरे को, तुम करने भी नहीं बैठोगे। तो इसकी चाबी क्या है? मतलब साइको एजुकेशन तो चलो ठीक है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इट इज़ योर माइंड गेम, ये माइंड आपके साथ प्ले कर रहा है, हम इससे तो अवेयर हैं, बट उसके गेम को तोड़े कैसे? कि अगर वो कह रहा है तो हाउ टू बी दैट स्ट्रॉन्ग? मतलब इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं फॉलो पोमोडोरोस। नहीं, ये तो पहली बार सुना है। ये क्या टर्म है? ये क्या चीज़ है? मतलब एक सेट टाइम आपने कर लिया, इसमें क्या होता है आपका ब्रेन वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया आप रेस में जा रहे हो, 20 मिनट की रेस है, रुकना नहीं है और भागना है। ठीक है। तो यही आप अपने दिमाग को बोलते हो
20 मिनट की रेस है या 40 मिनट की रेस है, अब इस समय केवल यही करना है। ओके सो उस समय क्या होता है आपकी बॉडी में, अगर हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपका एड्रेनल रश होता है, ग्लूकोज ब्रेन को जाता है एंड उससे फिर आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। इसका कॉन्ट्रेरी जो मैं देख रही हूँ वो जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं तो यही चीज़ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक स्क्रीन उनको, सपोज स्पेशली गेम्स की बात कर रही हूँ, अगर गेम खेल रहे हैं तो वो होता है ना, स्क्रीन में जो भी दिख रहा है उस पर हमें अटेंशन देना है। अब रियल लाइफ में जो भी दिख रहा है उस पर अटेंशन नहीं देना है ना। अगर आप पढ़ रहे हो या आप कहीं बैठे हो या आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो या अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम बाकी चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो जब हम गेम्स खेलते हैं तो आपका माइंड वाइंड हो जाता है कि हर चीज़ पे अटेंशन देना है। इन रियलिटी हम डिस्ट्रैक्ट होना सिखाते हैं। दैट इज़ अगेन वन साइड ऑफ इट। मैम ये चीज़ क्यों नहीं होती? जैसे ये ना, आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये मैं बहुत करता हूँ, आजकल मेरे साथ हो रहा है कि जैसे मान लो माइंड में पिक्चर बना ली, कल उठूँगा, जिम जाऊँगा, दिन में ये करूँगा, शाम में ये करूँगा, और वही चीज़ नहीं होती है। तो माइंड ऐसे कैसे वर्क करता है? क्योंकि अभी तो ये है ना कि माइंड ये है और मैं ये हूँ। अब माइंड मुझ पे हावी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं हावी नहीं होने दूंगा, या मैं इतना डिफिकल्ट शेड्यूल बना लूंगा जो शायद आप मुझे भी बोलोगे मैं भी फॉलो नहीं कर मैम पाऊंगी। बहुत इजी बनाया, मैं तो जिम भी जा पा रहा मैं। बट जिम जाने के लिए भी आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्टेप्स, तो हमें खुद के साथ भी लिबरल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई कल ही से कर लेंगे और कल ही से कर लेंगे, डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बट माइंड यूजुअली गोज अगेंस्ट योर प्लान, ये तो मेरे साथ होता ही है, पता नहीं क्यों। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। खुद को रीइंफोर्स कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, बड़े टारगेट नहीं हो पाएंगे। जिम जा कर के 120 kg वेट लिफ्ट कर लूँगा, नहीं पॉसिबल है। जिम जाऊँगा, थोड़ा सा वेट लिफ्ट कर लूँगा, उसके बाद रिलैक्स करूँगा। फिर डाइट में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि जिम की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो रीइंफोर्स करके मोटिवेट करेंगे ना। ठीक है, बॉइल्ड चिकन को अच्छा कैसे करके खा सकता हूँ। अचीवेबल टारगेट सेट। अचीवेबल टारगेट्स। मैम थोड़ी सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, थोड़ा आप समझाओ कि मतलब ऐसा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे बहुत पुरानी मेमोरीज भी होती हैं, इनफैक्ट जो तुम्हारा पिछला जन्म होता है उसकी भी मेमोरी स्टोर्ड होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये बहुत सारे ओरिएंटेशंस होते हैं साइकोलॉजी में। मैं बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल की तरफ नहीं जाती हूँ, मैं रियल लाइफ की बात करती हूँ। और अगर सबकॉन्शियस की बात करूँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं सबकॉन्शियस के एक अलग लेवल की पावर होती है। एग्जाम्पल्स अगर आपको बोलूँ तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉड मास क्या होता है, तो अभी तक आप बॉड मास के बारे में नहीं सोच रहे थे, मैंने पूछ लिया तो आप बोलोगे कि हाँ, मैथ्स सॉल्व करने का एक तरीका होता है बॉड मास। सो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? ये सबकॉन्शियस में ऑलरेडी स्टोर है ना। तो एवरीथिंग दैट यू सी, बहुत बार होता है कि हमने सपने में कुछ देखा और वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे ऐसा सपना आया, भले ही वो माइथोलॉजिकल सपना आया हो, कहीं ना कहीं तो आपने देखा है जो कि आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। मे बी उसके साथ लैंग्वेज और इमोशनल का ब्लेंड नहीं हुआ, तो वो उस लेवल पे रजिस्टर नहीं हुआ आपके माइंड में कि आप उसको रिकॉल कर पाएँ। बट सपोज आपके रूम की वॉल्स में अभी देख रही हूँ, मैंने कहा मैं वॉल्स देख रही हूँ तो ये मेरे कॉन्शियस में आ गया। सबकॉन्शियसली आपके सेंसेस जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर अटेंशन देंगे, आपके पास उसकी कॉन्शियस मेमोरी हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ आपने लैंग्वेज को पेयर कर दिया। तो इसीलिए चाइल्डहुड एमनीजिया की जब बात करते हैं, 3 साल के पहले बच्चों को नहीं याद होता है कि उन्होंने क्या करा। आपको और मुझे भी नहीं याद होगा कि कब वॉक करना स्टार्ट किया, कब बोलना स्टार्ट किया, बिकॉज दैट वी कॉल चाइल्डहुड एमनीजिया। उस समय के आपके जितने भी इमोशंस होते हैं या जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, वो सब सबकॉन्शियसली स्टोर होती है। तो इवन मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कुछ लिखते लिखते कुछ मूवमेंट करने की, मुंह में, या च्युइंगम खाने की, या नेल बाइटिंग की। तो दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स कि कहीं ना कहीं फिक्सेशन हुआ है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। कुछ लोग होठ भी हिलाते हैं ऐसे, हाँ, सो दैट इज, पैर भी हिलाते रहते हैं। सो इट ऑल हैज टू डू कि आपका किस स्टेज में फिक्सेशन हुआ। 5-6 स्टेजेस हैं, जैसे हम कहते हैं बहुत छोटा बच्चा है, ब्रेस्ट फेड कर रहा है तो फिक्सेशन हो गया, तो नेल बाइटिंग, थम सकिंग, पेन च्यूइंग, ईटिंग च्युइंग गम्स व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। सो ये वाली सारी हैबिट्स आ जाते हैं। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग के एज में 2 to 3 ईयर्स में अगर कहीं भी फिक्सेशन होता है, तो कहीं किसी को भी स्ट्रेस होगा तो स्टमक विल गो ऑफ,
बहुत सारे लोग होते हैं कि अब एंजाइटी हुई या लॉस ऑफ अ लव वन सुन लिया तो सबसे पहले यू स्टार्ट थ्रोइंग अप, या कुछ लोगों को बाकी स्टमक इश्यूज होते हैं। ऐसे ही आगे जो अगर बात करें, आजकल सेक्सुअलिटी पे बहुत बात हो रही है। एक ऐसे एज आती है जिसको हम कहते हैं लिटेंसी स्टेज। सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी सारे स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें हम कहते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। उसमें बॉयज़ को बॉयज़ के साथ रहना पसंद होता है, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ रहना पसंद होता है। बहुत बार वो स्टेज में जब फिक्सेट हो जाते हैं तो वो 13 साल से कहीं 15 साल भी हो जाते हैं। बच्चों को अपने ही जेंडर ग्रुप में रहना पसंद होता है, तो फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी लेबल करने लगती है कि ये तो लेस्बियन है, ये तो गे हैं, और बाकी सारे जेंडर स्पेक्ट्रम्स में। बट क्या वो सच में उस एज में रियलाइज कर सकते हैं कि वो गे हैं, या वो बचपन से ही उनके हार्मोन्स ऐसे रहे होते हैं? बहुत सारे, क्योंकि हम ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो वो कोई केमिकल नहीं है कि H2SO4 बस इन्हीं दोनों के ब्लेंड से बन गया। सही बात। सो यहाँ पे हर इंसान की एक अलग परिस्थिति होती है, उसके अलग पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को हमने देखा होगा ना कि गर्ल्स को बॉयज़ के जैसे ड्रेस करते हैं बचपन में, और बॉयज़ को गर्ल्स के जैसे ड्रेसअप करते हैं, क्योंकि मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग कि बेटा नहीं बेटी होगी या बेटी नहीं बेटा होगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक फाउंडेशन डाल देते हैं अपने एक्सपेक्टेशंस की। तो बहुत सारे हम लड़कियों को भी देखते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका बॉयज़ जैसा होता है। तो फिर हमें उस सिचुएशन में देखना पड़ेगा, क्या ये लर्नड बिहेवियर है, क्या ये बिहेवियर है कि मेरे पेरेंट्स ने समझ लिया। मेरी एक्सेप्टेंस तभी होगी जब मैं उनके मुताबिक जीऊँगी। मुझे लग रहा है हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं इस टाइम। अगर पेरेंट्स बेबीज़ को अगर कि कोई लड़की या लड़कों की तरह ड्रेसअप कर रहे हैं, या फिर ये जो आपने एज बोली 7 to 15, ये जो एज है उस टाइम वो चीज़ उनके सेम सेक्स के साथ रहने में पसंद आता है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। फाउंडेशन कहाँ से हो रही है ये भी देखने की ज़रूरत है। जब अगर बच्चे ने बचपन में ही देख लिया कि मेरे पेरेंट्स को पसंद है कि मैं बॉयज़ के जैसे रहूं, अगर एक लड़की है तो वहाँ से ही उसकी फाउंडेशन हो गई ना। फिर जब वो 7 to 11 वाले एज ग्रुप में आएगा, लेटेंसी वाले एज ग्रुप में, तो वो फिर उसको अपने ग्रुप में रहने में दिक्कत होगी। वहाँ फिर एक फिक्सेशन आ गया, अगर एक बॉय है तो वो एक गर्ल जैसा बिहेव करने लगेगा, एक गर्ल है तो एक बॉय जैसा बिहेव करने लगेगी। तो पर मैम कुछ लोगों में ये भी होता है कि जैसे डेट कर रहे हैं किसी को, सपोज अगर ऑपोजिट जेंडर के किसी को डेट कर रहे हैं, तो उसके बाद उस टाइम भी लोगों को रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार मैं तो गे हूँ, आई एम नॉट अ स्ट्रेट। तो ये भी माइंड का ही वो होता है कि आप लेट रियलाइज कर रहे हैं। इसमें फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों का ब्लेंड होता है। अगेन वो केस स्पेसिफिक हो जाएगा कि क्यों उसको ऐसा लगा। कभी कभी बहुत सारे रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पार्टनर ने आपको दे दिया, कोई ऐसा रिमार्क, तो आपने अपनी एक नोशन बना लिया कि मे बी मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं किसी और जेंडर स्पेक्ट्रम में आता हूँ। तो वो तो फिर बहुत मिक्स्ड फीलिंग आ जाएगी। बट दोनों चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजी भी होती है, मतलब बहुत सारे बॉडी चेंजेस भी होते हैं, दैट कैन ऑल्सो टेल योर जेंडर एंड। तो मैम ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ये एज बताया है कि इसी एज में वो अट्रैक्ट हो सेम सेक्स से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 25 साल होने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं जो एज ग्रुप बता रही हूँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 एज से 12 एज तक। अब अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे किसी स्कूल सेटिंग में, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 7th 8th तक, तो क्लास 1 से क्लास 7 के बच्चे, और अब तो खैर चेंजेस आ रहे हैं, प्यूबर्टी भी जल्दी हिट कर रही है, तो अगर क्लास 1 से क्लास 6 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिज्म होता है ना, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये बॉयज़ का ग्रुप है, तो वो एक जनरल चीज़ है। उसमें गर्ल्स बॉयज़ के साथ नहीं बैठते, बॉयज़ गर्ल्स के साथ नहीं बैठते हैं। यूजुअली वो वननेस वाली फीलिंग होती है, हम गर्ल्स हैं, हम बॉयज़ हैं, तो हमारे गेम्स अलग होंगे, तो हमारी ड्रेसिंग के कलर्स अलग होंगे। कुछ बच्चों में ये जो एज होती है जब ये डिज़ोल्व हो जाती हैं चीज़ें, तब उनको अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट जेंडर के लिए। कुछ लोगों में ये चीज़ डिले हो जाती है, तो हम उसको टैग नहीं कर सकते दैट यू डोंट कम इन द नॉर्मल पॉपुलेशन। सो ये समझने की ज़रूरत है। जैसे मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी कुछ समय पहले, उसने मुझे बताया कि मैम मुझे गर्ल्स के साथ रहना पसंद है। बच्ची क्लास 8th में थी, एंड बाकी बोलती है कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम लेस्बियन हो। तो इसी ओरिएंटेशन से जब मैंने उसको बताया कि बेटा एक बार चेक करो कि आपके हमेशा से कैसे पैरामीटर्स रहे हैं, कैसे फ्रेंड्स रहे हैं, फ्रेंड्स की बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपकी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ भी होती है ना,
और आर यू वेरी अनकंफर्टेबल विद बॉयज़, तो फिर वो किस लेवल तक, किस प्रेफरेंसेस में, क्या आप किसी बॉय से बात नहीं कर सकते हो, तो उसमें हो सकता है फैमिली का रोल हो, कभी पेरेंट्स ने इंटरेक्ट करने का टाइम ही नहीं दिया हो या बाउंडेशंस हो। तो बाद में आफ्टर 6 months ऑफ काउंसलिंग उसे समझ में आया दैट शी वाज एब्सोल्युटली ओके। ओके। तो मैम इस केस में तो ट्रीटेबल है चीज़ कि अगर तुम्हें अगर लर्निंग है या कुछ भी है या पेरेंट्स के थ्रू आया है तो इस चीज़ में तो क्योरेबल है कि आप समझ सकते हो कि नहीं मैं स्ट्रेट भी हूँ और मैं स्ट्रेट हूँ, गे नहीं हूँ। तो हाँ मतलब मैं यही कह रहा था। अगर मैं समझ रही हूँ आप जैसे जेंडर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो जेंडर स्पेक्ट्रम में हम शुरू से देखें, लाइक आप इवन माइथोलॉजी निकाल लीजिए, उसमें भी आपको बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स मिल जाएंगे, उनके मतलब उस तरह से उनको रिस्पेक्ट भी किया जाता था एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे बायोलॉजिकली तो हमें डिफरेंट चीज़ें दिखती ही हैं, तो वो तो नेचर है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम सिंस आप एक चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है आपकी और आप स्कूल के बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो आजकल टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ लोग, स्कूल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में आकर डिप्रेस होना, और बहुत यंग एज पे हो गया है अब ये सब, मतलब क्योंकि हम लोग थोड़े पहले के हैं, 90s किड्स है, और हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आजकल लोगों के, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत यंग एज पे भी है, तो उनकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रही है रिलेशनशिप वाइज, जब वो इतना जल्दी दिल टूट रहा है सबका, इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपके पास कैसे केस आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ। अगर जैसे आप जो कह रहे हैं दिल टूट रहा है, तो ये हमें कहीं ना कहीं पैरेलल प्रेजेंट करना पड़ेगा हमारे जनरेशन में कैसे होता था। आपसे ही पूछूंगी आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मतलब जब आप स्कूल जाते होंगे तो कौन कौन होता होगा घर मॉम, डैड और बड़ा भाई। मॉम क्या करती थी? हाउसवाइफ थी। आज के सिनेरियो में कितनी मदर्स हाउसवाइफ हैं? कम है। हाउसवाइफ हैं भी तो उनका क्या शेड्यूल है, क्या ऐसा शेड्यूल है कि वो ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ देती हैं, या वो ये लिबरेशन वाली जनता है, तो भले ही अब जो नए पेरेंट्स हैं वो भी दे कम विद वेरी लिबरल आइडियाज़ कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसको अपने हिसाब से जिएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों को वो प्यार नहीं मिल रहा है, घर से नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम यही है। फिर से डोज पे आएंगे, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन हमें कहीं क्रेव करता है कि हम प्यार ढूंढें। तो वो प्यार कैसे मिलता है? जब एक मदर बच्चे को हक करती है, कडल करती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सिमिलरली जब बच्चे बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, हेल्दी फ्रेंडशिप विद गुड बाउंड्रीज इज गुड, यू टॉक टू एनी जेंडर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हेन दे क्रॉस देयर बाउंड्रीज एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं फैमिली डिसफंक्शनल होती हैं, या तो पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं। पर आपने देखा है कि बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, कि वो फिजिकल भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ? यूजुअली हम सब यही देख रहे हैं और सारे पेरेंट्स की वरी भी यही है कि दे क्रॉस देयर बाउंड्रीज टू अर्ली एंड दैट अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो जो ये वाली जनरेशन है जो दे आर क्रॉसिंग बाउंड्रीज टू अर्ली, फिर अर्ली प्रेगनेंसीज एंड बाकी अबॉर्शंस एंड वो सारी चीज़ें होते हैं, उसका हार्मोनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो कहीं ना कहीं फैमिली की ये नीड है कि बच्चों के साथ बैठें, बात करें, उनको एजुकेट करें, सो थिंग्स विल बिकम लिटिल ईजी। मैम थोड़ा आप एग्जांपल के साथ बताओ ना, आपके पास कौन सी एज के बच्चे आए और अपने जो वो बता रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया, मैं नस काट लूँगा, क्या क्या होता है थोड़ा बताओ। यूजुअली वही होता है कि अगर बच्चों की बात है तो इन्फैचुएशन की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें तो एडोलेसेंस पॉपुलेशन में होता है कि जहाँ प्यूबर्टी हिट करती है वहाँ फिर आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, अट्रैक्शंस होते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, ह्यूमंस के साथ नहीं, एनिमल्स के साथ, किसी भी क्रीचर के साथ होता है। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो अगर आप जैसे कह रहे हैं नस काट लूँगा, तो नस काट लेने का चीज़ कहाँ आ जाती है, जहाँ वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं ये होता है कि दैट यू आर द ओनली वन। उसका ऑपोजिट ये है, एसिड डालने वाली भी बात होती है। सही बात, कि इट इज़ नॉट ओनली कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, तेरी ले भी लूंगा, तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं। आजकल ऐसा ज़्यादा हो रहा है मैम। सो वहाँ पे भी मुझे देखना पड़ेगा बच्चों को भी। फिर वही है, साइकोलॉजी डील्स विद काउंसलिंग एंड टॉक थेरेपी,
सो टॉक तो करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो आके बताना ही पड़ेगा कि ये आपके लिमिट्स हैं, ये आपकी बाउंड्रीज है। किसी ने पेन पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है कि आई विल बी विद यू अदरवाइज आई विल डाई और यू विल डाई। सो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बच्चों को बताने की ज़रूरत है। मैम कितनी सारी चीज़ें कितनी इजी हो जाए अगर वो पेरेंट्स ही कर दे वो काम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर का माहौल ही सही हो एंड अगर जब आप बच्चे थे तो पेरेंट्स क्या कहते थे? यूजुअली कहते थे ना, तेरे पास क्या काम है, कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई कर लो। बस एक ही काम है ना, पढ़ाई कर लो। यही कहा जाता था मुझे, आपको, किसी को भी यही कहते हैं पेरेंट्स, एक ही काम करना है, पढ़ाई। ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ कि केवल पढ़ाई करनी है? अरे ड्रेसअप भी होना है, सोशल सेल्फ भी होनी है, पर्सनल सेल्फ भी होनी है, एजुकेशनल, और हर स्पेक्ट्रम में। तो अगर हम अडोलेसेंस या यंग जनरेशन, यंग अडल्ट की बात करें तो उनकी ज़िंदगी पढ़ाई से ज़्यादा तो उनकी सोशल इमेज में जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी ज़रूरत है कि उनको ओवरऑल ग्रूमिंग हो। और कहीं जो नानी दादी की कहानियों वाला कॉन्सेप्ट चला गया है और वो यूट्यूब एंड गूगल एंड बाकी सारे चीज़ें, इंफॉर्मेशन एक क्लिक अवे आ गई है, उसने भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करी हैं। जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वेरी कॉमन। अगर हम आपसे कहें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपके दिमाग में कौन सी बीमारी? पर इसको तो कोई कुछ समझता नहीं ना मेंटल हेल्थ को, जैसे इंडियन पेरेंट्स है वो। ओके, अगर मैं कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ, तो आपके दिमाग में कौन सी बीमारी आएगी सबसे कॉमन? डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो ये है क्या? ये डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है? लोग नहीं समझ रहे हैं, वो बात अलग है, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो करते हैं क्यों नहीं समझ रहे? आप वर्ड आया ही है तो हाँ प्लीज इसको भी आप कवर करें। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो मैं यंगर जनरेशन से भी कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, कुछ मत करो, पहले 2 टेस्ट करा लो, विटामिन बी टेस्ट करा लो, विटामिन डी टेस्ट करा लो। अगर ये दोनों की कमी हुई, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओगे, काउंसलर्स के पास चले जाओगे, वो काउंसलिंग करते रहेंगे, साइकेट्रिक दवाई देता रहेगा, और एक बार दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होती है। मगर अगर आपकी बॉडी ही डेफिशिएंट है, कितनी देर हम धूप में रहते हैं? नहीं रहते बिल्कुल भी। विटामिन डी की कमी अगर शायद हम और आप भी करा लें तो बॉर्डर लाइन निकल ही आती है सबको। सो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रोल प्ले करता है। स्पेशली आपकी फैमिली सेटिंग्स कैसी हैं। पहले नानी होती थी, दादी होती थी, घर में चाचा चाची, बहुत सारे रिलेशन, जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो आपने डांटा, आपने प्यार कर लिया, जिसने डांटा उसको डांट भी पड़ गई, क्यों डांट रहे हो बच्चे को, बच्चे को भी अच्छा लगने लगा, उसको इम्पोर्टेंस मिल गई। अभी तो 2 ही पेरेंट्स हैं, दोनों बिजी हैं, दोनों का काम क्या है? पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हो, अभी फिर उठ गए हो, अभी कहा था पढ़ने बैठ जाओ। फिर उसमें क्या हो रहा है, बच्चे को कहीं तो वेंट नहीं मिल रहा ना। तो हम कहीं पेरेंट्स को भी बताने की ज़रूरत है कि प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, वो भी बिना सेफ्टी वॉल का प्रेशर कुकर फट जाएगा। कहीं ना कहीं उनको कोशिश ये करनी है कि वेंट देते रहो, सीटी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है, विसल हो गया, ठीक है, फिर एग्रेशन कम हो गया, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही बात है। मतलब जो करंट पेरेंट्स हैं बेसिकली उन्होंने हमारे लिए टेस्ट कर लिया, अब हमको पता है हमें कैसे पेरेंट्स बनना है और कैसे आगे चलना है। अच्छा मैम, आपने ना एक लाइन बोली थी कि प्यूबर्टी अब जल्दी आती है, तो ये तो दिस इज बायोलॉजिकल राइट, प्यूबर्टी आना, तो ये एज कम कैसे हो गई है? ये एज अगर चेक करेंगे आप, WHO ने भी तो बताया, हम लोग बहुत हार्मोन्स खा रहे हैं ना। एग खा रहे हैं तो हार्मोन्स हैं, सब्जियां खा रहे हैं तो फर्टिलाइजर्स हैं, तो हार्मोन्स कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। जब जितने ज़्यादा हार्मोन्स जाएंगे उतनी जल्दी आपके हार्मोन इंक्रीज होंगे, तो प्यूबर्टी की एज कम हो गई है। ऑलराइट। एंड इट इज़ सेम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हार्मोन्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल है। मैम आजकल रील्स की वो तो चल ही रही है स्क्रोलिंग, साथ ही साथ डेटिंग एप्स की स्वाइपिंग भी बहुत चल रही है, एंड यू नो पीपल आर एंगेजिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स। तो इज इट, मतलब इट मस्ट बी इफेक्टिंग अस साइकोलॉजिकली ऑल्सो, जैसे कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है कंटेंट को लेकर, वैसे ही पार्टनर्स को लेकर भी कम हो रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रहा है जनरेशन को। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बचपन में एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। छोटे बच्चों को ही होता है, बड़ों तक मतलब स्कूल में पता है। इसको एक्सप्लेन भी कर दो थोड़ा। अटेंशन, ये मतलब अपना वर्ड ही अपने आप में हाँ, वो है, but उसे break अटेंशन डेफिसिट मतलब आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो ज़्यादा समय तक और आप बहुत हाइपर एक्टिव हो। जब लोग मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, मुझे लगता है ये उसी डिसऑर्डर का कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है फॉर अडल्ट्स कि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो,
एक इंसान को, या तो आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो अटेंशन को कि आपको बहुत लोगों से अटेंशन चाहिए, तो आप बहुत हाइपर एक्टिव हो, तो वो एक ऐप से 10 ऐप एंड एक इंसान से 10 इंसान, और उसके बाद जब आप झूठ बोल रहे हो, किसी से तो बोलोगे ही ना झूठ, उसको बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दूसरे को बोलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए एंग्जाइटी का बेस प्रिपेयर कर रहे हो. सो दैट कैन टेक टू अ वेरी वेरी सीरियस डिसऑर्डर, बिकॉज आप खुद को ही नहीं फेस कर रहे हो ना. मुझे खुद से नहीं बात करनी है, मैं खुद से बात करूँगा तो यार उससे भी झूठ बोला, उससे भी झूठ बोला, अब इसको ये ना पता चल जाए, और फ़ोन में पासवर्ड्स होने चाहिए, फ़ोन किसी को दिखना भी नहीं चाहिए. किसी के हाथ में गया तो उस लड़की से ब्रेकअप हो गया, दूसरे के पास चले गए. सो तो बेसिकली उल्टा हो रहा है. लोग कहते हैं रिलेशनशिप में आने से किसी एक के साथ मुझे स्ट्रेस और टेंशन होती है, यहाँ उल्टा है, मल्टीपल में आओगे तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस होगा. एग्जैक्टली, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें एक से हाइड कर रहे हो ना, दूसरे से हाइड कर रहे हो. अब घूमने भी जाना है तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वो आ सकती है. हाँ, या पूरे टाइम में चल रहा है, मैसेज ना आ जाए किसी और का, पढ़ ना ले. आजकल मैम ओपन भी चल रहा है बहुत ज़्यादा कि बता के कर रहे हैं टेंशन फ्री होके, तो वो भी ये कल्चर भी आ गया है. यहाँ मैं फिर कहूँगी ओपन चल रहा है, मगर किससे? खुद से. मतलब आप खुद से झूठ बोल रहे हो. आपको तो पता है ना, अगर दूसरा आपको अलाउ भी कर रहा है, मे बी द अदर पर्सन वांट्स टू हैव सम फ्रीडम, मगर खुद को तो पता है ना, आपका भी कुछ ज़मीर है जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं टोकेगा. आप उसको बोलेगा ठीक है नहीं सुनना तेरी, पीछे जा, फिर पीछे जा, फिर कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें जब ऐसे ब्लास्ट होके आएंगी ना, कारपेट के अंदर कितनी गंदगी जाएगी, कहीं ना कहीं तो बाहर आएगी वो. तो मतलब अल्टीमेटली हाँ, ये बात आपने सच कही कि खुद को तो इंसान को पता ही होता है मैं कितने पानी में हूँ, चाहे वो सोशली कितना भी दिखा ले कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. अपनी सच्चाई इंसान को खुद को सब कुछ पता होता है. जितना खुद से दूर भागेंगे ना, उतना जल्दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा. जहाँ आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्सेप्ट कर लिया तो गलती आप यहाँ ठीक है मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसी बात नहीं है. वो कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बिकॉज एक मोरालिटी हर इंसान के अंदर होती है. तो जितना आप खुद से भाग रहे हो, चलो छोड़ो इस बारे में बात नहीं करो, सोचता ही नहीं, सोचूंगा ही नहीं, तो क्या करेंगे हर समय, अच्छा कुछ और देख लेते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं खुद के साथ बैठना मुश्किल है, कुछ चाहिए, कोई किताब चाहिए, फ़ोन चाहिए, कोई इंसान चाहिए, मगर कोई चाहिए. उनको अगर अकेले कमरे में बोल दे आधा घंटा बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है बस बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. फोन तो चाहिए ही चाहिए. अच्छा मैम, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है. जैसे सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, ऐसा कहा जाता है ना कि यार अगर तुम कोई आदत को 21 दिन तक करो तो वो तुम्हें लग जाती है, तो वो माइंड एक्चुअली ऐसे वर्क करता है क्या? एबिंगहॉस की थ्योरी है, वो कहते हैं कि कोई चीज़ को रिटेन करने में उतना टाइम लगता है, मतलब उसके बाद हम उस आदत को भूलते नहीं हैं. तो वो फॉरगेटिंग की एक थ्योरी दी गई है, जिसमें कहते हैं आज जैसे हमने आपसे बात करी, अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसका आपको 1 घंटे बाद शायद 40% ही याद रहेगा या 50%, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी रिकॉल कैपेसिटी है. मगर आज से 21 दिन बाद या 28 दिन बाद आपको इसका 28% चीज़ें याद रहेंगी, फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रजिस्टर हो गई. इसी तरह से वो 21 दिन वाली हैबिट कि कोई चीज़ आपने अपने आप को इतनी बार बता दी कि अब आप इसको भूलोगे तो नहीं, करना छोड़ दोगे जानबूझ के, वो एक अलग बात है, भूलोगे नहीं. ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके. बहुत सारा कुछ आज हमने नया सीखा एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी सीखा. तो मैम को रीच आउट करने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं. आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैम सिविल सर्विस के लिए बच्चों को प्रिपेयर भी करती हैं. इनका इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाइए, रीच आउट करिए. लो आप नाम बता दीजिए, क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? विजन विद्या IAS. मैं साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, प्लस आई टेक एथिक्स पेपर फॉर. बहुत ही ऑसम ऑसम. तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. फ़िलहाल अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या आप आते रहते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. तो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय. थैंक यू जी, बाय बाय, जय श्री राम.